अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, जो ए बराबर दिया गया है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, जितनी भी प्रकार के समुच्चय होते हैं, समत्रिभुज, समत्रिबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, जितने भी तरह के त्रिभुज होते हैं, जैसे भी होते हैं, विषम बाहु, उन सब त्रिभुजों का क्या है समुच्चय है, कुल मिलाकर त्रिभुज है। सीधी सीधी बात यह है। मैं आर बराबर T1 T2 के क्या है समरूप है, ठीक है, समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो पहली बात, इसमें और भी आगे, चलिए पहले तो इतना देखते हैं क्या है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो आर बराबर T1 T2, T फॉर ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल क्या है समरूप है, ये आपको संबंध दिया गया है। पहली बात आप समरूप समझ लो। आपने दो शब्द सुने होंगे, मैं इनको थोड़ा समझा देता हूं, पहले समझ लो। एक होता है सर्वांग सम, ठीक है, सर्वांग सम, एक होता है समरूप, ठीक है। सर्वांग सम का अर्थ होता है समान, समान मतलब बराबर, बिल्कुल। समरूप का मतलब समान रूप, समरूप का मतलब समान रूप, बराबर नहीं, समान रूप। अगर मैंने कहा कोई दो त्रिभुज हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ये है ABC, एक त्रिभुज है PQR, ठीक है, PQR, तो सर्वांग समता का अर्थ ये होता है कि जो दो त्रिभुज होते हैं या तीन त्रिभुज जितने भी होते हैं, उनका सभी चीज क्या होगी बराबर होगी, बराबर होगी, ठीक है ना, मतलब भुजाएं बराबर होंगी। मतलब जैसे हम समझ लें इसको अच्छे से कि ए बी भुजा PQ के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है और AC भुजा PR के बराबर है, भुजाएं बराबर होंगी, इन दोनों के कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसका अर्थ ये होता है सर्वांग समता का अर्थ। लेकिन समरूप का अर्थ ये होता है कि जरूरी नहीं है भुजाएं बराबर हों, लेकिन उनकी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, उनको हम कहते हैं समरूपता। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज ये लिखा, एक त्रिभुज और बना दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं लिखा त्रिभुज ABC, इसको लिखा मैंने PQR, अगर इसकी मैंने भुजा मानी 2, 5, ये मानी मैंने 7, ठीक है, ये मानी चलो मैंने 4, ये मानी मैंने 10 और ये मानी 14। तो तुम्हें दिख रहा है ये त्रिभुज छोटा है, ये त्रिभुज बड़ा है, इनकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। लेकिन समरूपता का अर्थ ये होता है कि भुजाएं बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या देखना होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अनुपात, ठीक है। अनुपात से मतलब ये है, जैसे मैं सिंपल सी बात कहूं कि इन भुजाओं का जैसे मैं अनुपात लूं 2/4, कितना आएगा 1/2, 5/10 का कितना आएगा 1/2 आएगा, 7/14 का भी क्या आएगा 1/2। तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज की दो शर्तें होती हैं, ठीक है, या फिर उनकी भुजाओं का अनुपात समान हो या उनकी कोण बराबर हो। कोण बराबर होती हैं, भुजाएं समानुपात में होती हैं, ठीक है, कोण बराबर होते हैं, भुजाएं समानुपात में होती हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा स्वतुल्य है, कोई त्रिभुज है वो अपने खुद के बराबर भी होता है, समरूप भी होता है, लेकिन यहां समरूप की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने मान लिया T1 T2 R में है, T1 सॉरी, तो क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं की क्या होता है समरूप होता है, मैंने लिख भी दिया है। क्यों लिख दिया है, क्योंकि T1 और T1 दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, तो अपने आप के क्या होंगे समरूप भी होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और है इसमें, अगर आप चाहो तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने बुक में, देखो आपके उदाहरण में दिया गया होगा बुक में, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 दिया गया है, उसमें बोला गया है T1 और T2 की क्या है सर्वांग समय, ठीक है, वहां सर्वांग समय, यहाँ पे क्या है समरूप है, ठीक है। मैंने इस तरीके समझा दिया, अब आप उदाहरण आसानी समझ सकते हो, उदाहरण जरूर करना, ठीक है, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ सवाल ऐसे दिए उदाहरण में कुछ अलग तरीके से, ठीक है, तरीका यही है करने का उनका, लेकिन कुछ अलग दिया गया है, ठीक है, इसी टाइप से प्रश्नावली से तरीके से दी गए हैं। तो आर क्या हो गया स्वतंत्र हो गया। सममित के लिए अगर हमने T1 T2 क्या मान लिया समरूप, तो वही बात आ रही, समरूप मतलब एक तरह से एक जैसे हो गए, ठीक है ना, तो वही बराबर चल रहा है, तो T2 T1 के समरूप होगा,
तो T2 T1 क्या होगा, R में होगा, तो R क्या हो गया, सममित है। संक्रामक के लिए अपन मान लेंगे, माना T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है। समरूप का अर्थ समझ में आ रही है ना, अनुपात समान हो। जैसे ये इसका ये दुगुना है तो इसका कुछ 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, कोई भी हो। अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूं, मैं जैसे T1 और T2, ये अपना T1 है, ये मैंने मान लिया T2 है, ठीक है। तो समरूपता का मतलब मैं भुजाओं को दुगुना मान के चल रहा हूं, इसमें कितना दुगुना है ना, तो इसमें तो 2T1 इसका दुगुना इसके बराबर है। अगर मैं और मान लेता हूं, चलो T2 बराबर और क्यों निकला, मैं T2 का 4 गुना कोई T3 के बराबर है। अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं यानी अनुपात बराबर कर दूं तो क्या हो जाएगा, T3। तो इसका इससे संबंध क्या हुआ बताइए जरा, इसका इससे संबंध क्या होगा, जैसे मैं T2 का मान निकालूं T3/4 है ना, देखो T2 इससे दुगुना है और T3 इससे 4 गुना है, तो T1 से वो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो हमें 8 गुना हो रहा है ना, 8 गुना से मतलब समरूप हो रहा है, गुना होना चाहिए, है ना। तो वही बात आ गई, यहां मैं लिख दिया T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, इसलिए T1 T2 किस में होंगे, R में, तो अतः R क्या होगा, संक्रामक है, इसलिए ये संबंध R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अब बात आती है इसमें कुछ अलग तरीके से, इसमें कुछ आगे भी पूछा गया है, वो भी देख लेते हैं। सवाल यह है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं, देखो अब इसमें मैं आपको चित्र बना के बताता हूं आपको। देखो क्या है, एक त्रिभुज दिया गया है T1 जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 हैं। एक त्रिभुज दिया है T2 जिसकी भुजाएं 5, 12, 13 है, 5, 12 और 13 है। एक T3 दिया गया है त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 है, 6, 8, 10 है। तो हमें यह बताना है कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, मतलब इनमें से कौन से त्रिभुज कैसे परस्पर संबंधित हैं। अच्छा, इसमें समकोण त्रिभुज दिया गया है तो समकोण त्रिभुज नहीं बनाया मैंने, क्योंकि वो तो साफ साफ दिख जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बना दिया है। मतलब समकोण त्रिभुज है, आपको तो सिर्फ त्रिभुज से मतलब है फिलहाल, सब और किसी से मतलब नहीं है, समकोण हो या नहीं हो तुम्हें इससे मतलब है। तो ये बताना है कि T1, T2 और T3 पर विचार करके बताइए कि कौन से दो त्रिभुज कैसे हैं, संबंधित हैं, दो हैं या तीनों हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि त्रिभुज समरूप कब होते हैं, संबंधित मतलब समरूप करना है ना, तो समरूप का अर्थ ये होता है कि भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, समान। चलिए देख लेते हैं इसका, इससे देखते हैं पहले। 3/5 आएगा, इसका 4/12, 1/3 हो जाएगा, तो T1 T2 का नहीं होगा। T1 T3 का देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो T1 T3 का अनुपात कैसा हो गया, 1/2, यानी कि दुगना हुआ है, यानी 1 क्या हो गया, 2 अनुपात हो गया। तो इसलिए मैं लिख दिया है, अब T1 T3 की भुजाओं का अनुपात निकाल लिया हमने। आपको करके नहीं दिखाना, सब जो होता है वो लिखना है सिर्फ, है ना। तो 3/6, 4/8, 5/10 का अनुपात कितना आया, 1/2। तो यहां T1 T3 की संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं, समान अनुपात में है, तो T1 T3 से क्या होगा, संबंधित होगा, लिख दिया। क्योंकि T1 T3 समरूप हो जाएंगे ना, और समरूप हो जाएंगे वही आपका क्या है, संबंध है, इसलिए त्रिभुज T1 T3 से क्या है, संबंधित है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है, फटाफट जल्दी से छाप लीजिए। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में। अब इसमें ए जो समुच्चय दिया गया है आपको क्या दिया गया है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय दिया गया है ना, समस्त बहुभुजों का समुच्चय दिया गया है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ए समस्त बहुभुजों का समुच्चय में R बराबर P1, P2। ठीक है, बहुभुजों को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, है ना, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो उसका P है, तो P1 P2 तथा P2 की भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है।
इसमें P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब यह है उन बहुभुजों की बात हो रही है जिनमें भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है। अगर किसी बहुभुज में संख्या 4 है, बहुभुज की भुजाओं की, तो 4 बहुभुजों की बात हो रही है, 4 भुजाओं वाले बहुभुज की बात हो रही है, तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इस पे आते हैं, किस पे, आगे जो सिद्ध करना है उस पे। प्रकार से परिभाषित R एक तुल्यता संबंध है। इसको भी क्या संबंध सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। 3,4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो वहां से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी उसकी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दो बहुभुज ऐसे लेने हैं जिनकी भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है ना, वो संबंध है। माइंड में संबंध सेट किया करो पहले, भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है जैसे मैंने 4 भुजाएं ली तो एक आयत की बात हो रही है, एक वर्ग की बात हो रही है, नहीं, आयत और वर्ग का संबंध समान है क्योंकि उन दोनों में भुजाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग की बात हो रही है इसमें। ठीक है, लंबाई कितनी है भुजाओं की उससे मतलब नहीं है, भुजाओं की संख्या से मतलब है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं, अब इसमें बोला गया है क्या है, बताइए जरा। P1 दोनों बहुभुज एक जैसे हैं तो संख्या भी कैसी हुई, उनकी भुजाओं की समान होगी। तो P1 की भुजाओं की संख्या कैसी समान है, तो 8 समतुल्य है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो मेरे ख्याल से आपको करने लगे होंगे, आ रहे होंगे। ठीक है, फिर चलो फंक्शन तो लिखना ही हमको, तो अब सममित के लिए देख लेते हैं। माना P1 P2 R में है, P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो हम ये भी कह सकते हैं P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है। तो P2 P1 किस में हो गया, R में संबंधित हो गया, तो हम कहते हैं R क्या है, सममित। संक्रामक देख लेते हैं, संक्रामक में क्या है, माना P1 P2 R में है और P2 P3 R में है। मतलब P1 में जितने भुजाओं की संख्या है उतनी ही P2 में, और जितनी P2 में उतनी ही P3 में। तो P1 P3 की भुजाओं की संख्या कैसी हो जाएगी, समान। सिंपल है, भुजाओं की संख्या समान देखनी है। ठीक है, तो P1 P3 आपस में क्या हो जाएगा, संबंधित। तो R क्या हो गया, संक्रामक हो गया। तो इस प्रकार संबंध R क्या हुआ, तुल्यता संबंध है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और भी पूछा गया है, हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ एक पंचलाइन टाइप का जोड़ दिया गया है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। पर लिखना होता है, ऐसी क्वेश्चन आता है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन होता है, बस वो हमको आना चाहिए, उससे क्या बहुत चीज क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि 3,4 और 5 लंबाई, मतलब एक 3, 4, 5 लंबाई का एक क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज। क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, वाले 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से, मतलब ये इस तरह का एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज दिया गया है इससे संबंधित सभी बहुभुजों का क्या ज्ञात करना है, आपको समुच्चय ज्ञात करना है। किसमें से, समुच्चय ए में से। मतलब आपको बहुत सारे बहुभुज दिए गए हैं ना, उनमें से वो छांटने हैं, वो बहुभुज छांटने हैं जो किससे संबंधित रखते हैं, 3, 4, 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से। अब बात इसमें ये आती है, कंफ्यूज कैसे किया उन्होंने। पहली बात तो भुजाएं दे दी हैं 3, 4 और 5 लंबाई की, ऊपर से क्या दे दिया, समकोण त्रिभुज, है ना। लेकिन इसमें हमें सिर्फ क्या दिखना, संबंधित का मतलब दिखनी है भुजाओं की संख्या समान है, यही तो समझना होता है। कंफ्यूज सवाल में क्यों किया जाता है, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल सिंपल ही होता है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है ना, हमें जो संबंध होता है इन सवालों में क्या दिक्कत आती है बच्चों को, कि संबंध समझने में दिक्कत आती है। संबंध क्या है उसका, जो R बराबर दिया गया है उसको समझ लिया आपने तो सवाल में कुछ नहीं रखा। संबंध ये दिया गया है, भुजाओं की संख्या लेनी है हमें इससे मतलब नहीं है कौन सा
त्रिभुज है या चतुर्भुज है या उसकी लंबाई कुछ और दी गई है, कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कंफ्यूज कैसे किया है, 3 4 5 लंबाई दे दी है, समकोण त्रिभुज दे दिया है, ठीक है, समकोण दे दिया है। हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है त्रिभुज से। त्रिभुज में क्या होती है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। तो इसका मतलब इससे संबंधित इस समस्त बहुभुजों समुच्चय उनमें से कौन से संबंधित होंगे, इससे, जो कैसी है, त्रिभुज है, जिनकी भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। और जिन भुजाओं की संख्या 3 होती है उनको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो मैंने इसको लिख दिया है, स्पष्टतः 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। बहुत कंफ्यूज किया ना, 3 4 5 लंबाई दे दी उन्होंने, भुजा समकोण दे दिया, तो आप समकोण छाटोगे नहीं, समकोण से मतलब नहीं है, 3 4 5 लंबाई से ही मतलब नहीं है, इसमें समरूप नहीं है, इसमें भुजाओं की संख्या है। तो उनमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 से संबंधित समुच्चय ए में सभी बहुभुज होंगे, सॉरी में यहां लिख लेना, वे सभी बहुभुज होंगे जिनकी भुजाओं की संख्या कितनी है, इसमें 3 है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ये वे सभी बहुभुज होंगे जिनकी भुजाओं की संख्या कितनी है, 3, और जिनकी भुजाओं की संख्या 3 होती है उनको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये आता है समकोण त्रिभुज संबंधित बहुभुज क्या है, त्रिभुज है। जो हमसे पूछा गया है उससे संबंधित सभी त्रिभुज कैसे, सभी बहुभुज कैसे होंगे, त्रिभुज होंगे। दैट्स ऑल, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो फटाफट छाप लीजिए इसको। तो हम आगे भी क्वेश्चन नंबर जो बचा है, क्वेश्चन नंबर 14, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, प्रश्न नंबर 14 में मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, ठीक है। L एक समुच्चय दिया गया है, XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। ये रेखा से मतलब ही, अब इसमें इस और में XY तल से मतलब नहीं है, ठीक है। तो L में R बराबर L1, L2, L1, L2, L1 समांतर है L2 के, मतलब उसमें जो रेखाएं दी गई हैं उनमें संबंध बताना है समांतर वाला, ठीक है। मतलब दो रेखाएं की क्या है, वो कैसी है, समांतर है। रेखा कैसी है, समांतर है। समांतर मतलब समझ आती है ना, ठीक है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, तो उनको हम कहते हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर। आगे बढ़ाने पर भी ना काटे उनको समांतर रेखा कहा जाता है। तो के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम तुल्यता संबंध सिद्ध कर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक और दिया गया है आपकी बुक में, उदाहरण नंबर दिया गया है, आप मैं बता देता हूं आपको, एक उदाहरण दिया गया है, उसको आप अवश्य करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3, उसमें लंब दिया गया है, तो उसको मैं बाद में समझाता हूं, सबसे पहले इसको समझो, ठीक है। उदाहरण नंबर भी समझाता हूं मैं आपको। तो रेखा समांतर है, ये बात हो रही है। तो पहली बात यह है, स्वतुल्य सिंपल है, रेखा खुद के समांतर होती है, रेखा कोई खुद के क्या होती है, समांतर होती है ना। तो R क्या हो गया, स्वतुल्य। सममित की तो सीधी बात है, हम कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 11 की किसी हमें कम से कम आना चाहिए रेखाओं के बारे में। सरल रेखा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अध्याय क्लास, ठीक है, 11वीं में। तो इसलिए आपको पता होगा कि रेखा क्या होती है, किस प्रकार की होती है, प्रवणता क्या होती है, ये सब, ठीक है। तो उसको हम बाद में टॉपिक जब आएगा 3D, ठीक है, त्रिभुज ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसको और डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। जो आपने 11वीं पढ़ा होगा वो तो ठीक है, पर 12वीं में और डिटेल में पढ़ेंगे उसको, क्योंकि इसमें त्रिभुज ज्यामिति है, रेखाएं समतल पर नहीं होगी, कहीं आसमान में होंगी, है ना। चलो तो पहले सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सममित के लिए L1 L2 के समांतर है, तो L2 L1 के समांतर होगी, इसलिए L2 L1 R में होगा, R सममित है। क्लियर, ठीक है। तो अगर जो बच्चे पहली बार इस वाला ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इससे पहले की जो वीडियो है आप वो देख लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चल रहा हूं। अगर आपने पिछली वीडियो देखे हैं तो उनको प्लीज देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, उसके बाद इन पर आइए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी, इंट्रोडक्शन देखा, तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। प्लीज सबसे पहले इनकी पहले क्वेश्चन करके देख लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें। तो संक्रामक के लिए देख लेते हैं, माना L1 L2 R में है और L2 L3 R1 में है, R में है, मतलब L1 L2 के समांतर है और L2
L3 के समांतर है। देखो इसमें क्या है, जैसे एक रेखा समांतर है L1, ये इसके समांतर है L2। अब L2 के समांतर कोई रेखा होगी वो इस प्रकार से तो होगी, कहीं भी हो, ठीक है। मैंने मान लिया चलो यहाँ है वो L3, तो L1 L3 भी समांतर होंगी। समांतर रेखाओं के समांतर वो भी रेखा क्या होती है, समांतर ही होती है, ठीक है। तो L1 L3 के क्या है, समांतर है, तो L1 L3 किस में होंगे, R में। तो अतः R क्या होगा, संक्रामक। इस प्रकार R एक क्या हो गया, तुल्यता संबंध। मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहा हूं इसको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत काफी लंबा वीडियो बन जाता है और हम कई तरह की चीज कर चुके हैं। समांतर का अर्थ जानते हो आप, तो आपको तो कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, तो तुल्यता संबंध हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें जो सवाल है वो क्या है, देखो लास्ट में ये पूछा गया है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक है। बोला क्या बोला गया है, रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब तो आपको रेखा दी गई है ना, y बराबर 2x+4, जो y बराबर mx+c, ये किसका रेखा का कैसा रूप है, प्रवणता का रूप है, ठीक है। प्रवणता रूप है, आप जानते हो प्रवणता रूप है, जिसमें m का मान कितना है, m को क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। m बराबर कितना है, 2, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो इस रेखा के समांतर होंगी वो सभी रेखाएं क्या होंगी, इससे संबंधित होंगी, क्योंकि हमारा जो संबंध है वो कैसा है, समांतर का है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अब आपको लिखनी है, एक प्रवणता का रूप लिखना है, मतलब एक रेखा का वो लिखना, समीकरण लिखना है। तो किस प्रकार से होगा, तो देख लेते हैं। अगर किसी एक रेखा के समांतर कई सारी रेखा है तो उनमें सिर्फ एक ही चीज क्या होती है, समान होती है, उसको हम कहते हैं प्रवणता। क्या कहते हैं, प्रवणता है। मैं बता देता हूं, समांतर जो रेखाएं होती हैं उनकी प्रवणता क्या होती है, बराबर होती है। आप इनको नोट भी कर सकते हो, ठीक है, छोटी छोटी बातें। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ये किसकी कंडीशन है, समांतर की। यदि दो रेखाएं या अधिक रेखा कैसी हैं, समांतर हैं, तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं, समान होती हैं। हम उसका रूप किस प्रकार का होगा वो देखो आप। तो मैंने लिख दिया है आपको, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इनको। संबंधित रेखाओं का समुच्चय रेखा y बराबर 2x के समांतर सभी रेखाओं का क्या होगा, समुच्चय। मतलब इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय वही होगा जो इस रेखा के कैसी है, समांतर है, ठीक है। दूसरी बात पर आते हैं, इसकी प्रवणता कितनी है, 2, तथा समस्त समांतर रेखाओं की प्रवणता कैसी होती है, समान। मैंने लिख के भी रखा है, आपको लिखना पड़ेगा। तो समस्त रेखाओं की कैसी होती है, प्रवणता समान होती है। तो हमारा किस रूप का होगा, y बराबर 2x+c, 2x+c। अब मेरी बात सुनो, कभी भी कोई चीज समांतर आती है तो हमेशा उसमें क्या बदलता है, क्या बदलता है, अचर बदलता है। क्या बदलता है, अचर। जो गुणांक होता है, जो अलग कोएफिशिएंट होता है, वो बदलता है। मतलब मैं लिखूं y बराबर 2x+4 के समांतर, तो कितनी वैसे 2x-2, y बराबर 2x+5, y बराबर 2x+6, y बराबर 2x+√2, कुछ भी। मतलब यहां जो अचर है वो कितना भी हो सकता है। यही इन दो रेखाओं की क्या बताता है, दूरी बताता है। आपने दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा होगा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा होगा, तो वही ये क्या बताता है, दूरी बताता है। तो मैंने लिख दिया C बिलोंग्स टू R। C अवयव है किसका, R का। ये R क्या है, वास्तविक संख्या है। R क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है। तो आप इनको क्या समझ सकते हो, वास्तविक, ठीक है। तो R यहां पर क्या है, वास्तविक संख्या है। तो मैं लिख देता हूं के रूप की होगी, जहां C क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। क्लियर। तो इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। कभी भी समांतर रेखा आपको लिखनी है तो बस अचर गुणांक कीजिए, क्या लिख दिया करो, कोई अचर लिख, मैं अचर लिख दिया, x वो a b c d इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। तो हमारी समांतर रेखाएं बन जाती है। त्रिभुज ज्यामिति में भी यही होगा, ठीक है। तो इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो उदाहरण नंबर 3 है, अब उसको समझो। उसमें क्या बोला है, लंब। अब समझना कैसे चेक करते हैं, स्वतुल्य।
कोई रेखा खुद के लंबवत होती है, आपको पता है, ये रेखा है, ठीक है, एक इसके ऊपर दूसरी रेखा है, सॉरी, कोई रेखा खुद के ऊपर क्या होती है, लंब नहीं होती है, क्या होती है, समांतर होती है, आपको पता है समांतर होती है। कोई रेखा खुद के ऊपर क्या होती है, समांतर होती है, लेकिन वो संबंध क्या है, लंबवत का, तो वो स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। सममित पर आते हैं, अगर कोई रेखा दूसरे पर क्या है, लंब है, ये L1 है, ये L2 है, यदि L1 L2 पर लंब है तो L2 भी क्या होगी, L1 पर क्या होगी, लंबवत होगी, तो इसलिए क्या है, वो सममित है। आप पढ़ते जाना, पूरा समझ में आ जाएगा। संक्रामक देख लेते हैं, यदि L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंबवत है, देखो L1 L2 लंबवत है, L1 L2 लंबवत है और L2 के L3 लंबवत है, क्योंकि संबंध उसमें क्या दिया, लंबवत। तो L1 जो L3 होगी ना, वो क्या होगी, समांतर होगी, ना कि क्या होगी, लंबवत, क्या होगी, वो समांतर होगी, इसलिए ये संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को आप देख लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सिद्ध भी यही करना है कि सिद्ध कीजिए R सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो ये मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया, ठीक है कि नहीं। इसको फटाफट से छाप लीजिए। तो हम अगला क्वेश्चन आपके बचे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट छापिए। अब हमारा क्वेश्चन है 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, देखो ओटी दी गई है, पर एक तरह का एक सवाल है, ये आपके लिए ये मतलब आप एक सवाल है, तो आप इसको सवाल की तरह ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। ये मान चलो आपको जांच करनी है कि स्वतुल्य है, संक्रामक है या सममित है, ठीक है। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है या क्या है, स्वतुल्य है। तो 15 16 दोनों में लिख के रखी है, तो ऑप्शन दी गई है, हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मैंने जो मेन चीज लिख दी है, तो आपको क्या देखना है, चलिए। तो सबसे पहले दिया गया समुच्चय 1 2 3 4 में R बराबर ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको छाटना है, तो ये मैंने आपको खूब प्रैक्टिस करवाई है, पर हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है, ऑप्शन है R स्वतुल्य तथा सममित है, संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य संक्रामक है, सममित नहीं है। सममित संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, और एक तुल्यता संभव है। तुल्यता मतलब तीनों होने चाहिए। तो चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप स्वतुल्य पे, ठीक है, मैं इसको करा नहीं रहा हूं, बस आपको समझना है। स्वतुल्य मतलब खुद का खुद से होना चाहिए। तो इसमें देखो 1 2 3 4 है, तो देखो स्वतुल्य के लिए देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 4 4 है ना, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब बात आती है सममित की, ठीक है, मैं यहां देता हूं जिससे आप थोड़ा सा कर सको। स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य हो गया। अब मैं किसको चेक करूंगा, सममित को। तो सममित देख लेते हैं। सममित देखो 1 2 है, 1 2 है, 2 1 है, नहीं है। देखो इसमें ये भी लिख दूंगा, 1 2 है, 2 1 नहीं है, इसलिए सममित नहीं है। तो एक बात और है, ऑप्शन में क्या है, कुछ चीज तो हमें वैसे भी तो पड़ जाती है। अब इसमें क्या आ गया सिद्ध हो गए कि सममित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सममित नहीं है, सिर्फ अकेला यही ऑप्शन है जो सममित नहीं है। तो आप आंसर क्या कर दोगे, बी टिक कर दोगे, है ना। ये होता है ओटी का तरीका। हम सही नहीं छांटते हैं, तो सबसे पहले हम क्या छांटते हैं, गलत छांटते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है सबसे पहले क्या छांट लेते हैं, सही छांट लेते हैं। यहां पर जो मैंने बोला ना आपको, गलत छांट, गलत से मतलब ये है इस तरीके का। अब तीनों में क्या अंतर है, एक का अंतर। सममित देखो 2 चेक करने के लिए 1 चेक करना, सममित नहीं, इसमें अकेला दिया गया है सममित। आगे संक्रामक हो चाहे नहीं हो, ऑप्शन में भी लगाना है, क्लियर। अब संक्रामक भी देख लेते चलो। तो संक्रामक में आपको देखो मैं बताऊं, 1 2 है, अब 2 का संबंध देखो, 2 2 है तो 1 2 भी है, 2 2 है, फिर 2 का है, किसी का नहीं है, चलिए तो इसको हटाते हैं। 1 1 है तो 1 2 है तो 1 2 भी है, 1 1 है, 1 3 भी है तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 है। 4 4 है, 4 शुरू में किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1 3 3 शुरू किसी में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 1 3 है, 3 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है। 1 3 है, 3 2 है तो
एक 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 है। आगे बढ़ते हैं, 3 3 है, 3 2 है, 3 2 भी होना चाहिए, तो 3 2 है ना। 3 2 है, 2 2 है, तो 2 2 भी होना चाहिए, तो 2 2 आ गया। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, संक्रामक भी है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। चलिए ये देखते समुच्चय, ये तो और सिंपल समुच्चय एन, एन मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट में आर बराबर ए कॉमा बी, ए बराबर बी माइनस 2। क्या संबंध है, ए बराबर बी माइनस 2, पहला दूसरे इसमें से कितना घटाना है, 2, और बी का मान कितना लेना है, 6 से बड़ा। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है, जो आर में निकलेगा। ऐसे तुम जोड़ा बनाओगे तो क्या आएंगे, तो बी का मान क्या लोगे, 6 से बड़ा, तो यानी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ही कई सारे बनेंगे, तो इतने तो बनाएंगे नहीं। तो पहली बात बी का मान 6 से बड़ा, यानी दूसरी संख्या 6 से बड़ी लेनी है। तो पहली बात यह है, देखो इसमें बी का मान कितना है, 6 से कम है, तो ये तो पहले से क्या हो गया, क्रॉस हो गया। इन तीनों में 6 से बड़ा है, फिर रख के देख लेते हैं। 8 रखो, बी का मान 8 रखो, तो 8 माइनस 2 कितना आता है, ए का मान 8 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, तो ये भी गलत है, और 6 ये दिया गया है, यानी ये सही है ना। हमें रख के देखना है, बी का मान दूसरा वाला मान रख के इसमें रख के देखना है। तो 8 माइनस 2 कितना आता है, 6, तो ए का मान कितना आएगा, 6, और बी का मान कितना रखा, 8, तो ये तो होगा नहीं, तो ये हो गया, हमें मिल गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। तो आई होप आपने प्रश्नावली अच्छे समझी होगी, ठीक है ना। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे समझा दिया आपको, और मेरे बच्चों आपने पूरा संबंध अच्छे से समझ लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि आपने, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको और लगभग पूरा सा समझा ही दिया, तो अब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अच्छे से नोट कर लेना, जो बोलते जा रहे हैं, जो आप आंसर लिखते जा रहे हैं उसको भी नोट करते जाना, जैसे कि बाद में कभी आप रिवीजन करते हो, क्योंकि आपको पता है 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, एग्जाम आने को होते हैं लास्ट में, तो रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप जितना हो सके आप रिवीजन अच्छे से करें, और ऐसा नोट्स बनाएं जिससे कि बाद में जब रिवीजन करें ना हम, तो समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा ऐसे ऐसे करें, ऐसे करना है, तो अपनी भाषा में लिखो बिल्कुल कि हाँ मुझे इस सर ने बताया था, मतलब ये तो नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे कि 2 4 ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, तो इस प्रकार से आप खुद ही लिखोगे सिंपल लैंग्वेज में। जैसे मैंने कहा स्वतुल्य बोला, तो स्वतुल्य में क्या बोला था मैंने, कंडीशन स्वतुल्य में क्या बोला था मैंने, कि खुद का खुद से होना चाहिए, और एक्स्ट्रा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ऐसे ही लिखोगा बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। तो इतना आपका हो गया। तो प्रश्नावली 1.1 समाप्त होने के बाद हम अगला अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फलन, है ना। तो इसी के साथ अभी अपन विदा लेते हैं प्रश्नावली 1.1 के साथ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।